किसी जमाने में एक गाना आया था, जहां चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। मगर अब ऐसा लगता है कि अमृत काल में पूरे भारत में एक नए गीत पर काम हो रहा है। सब गुनगुना रहे हैं कि चलो पांच यार मिल जाएं और देश को जलाएं। इन पांच यारों में कौन कौन है, सुनकर, देखकर और इनकी हरकतों को समझकर आप गंभीर चिंता में डूब सकते हैं। यदि आप देश के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं तो केवल भीड़ का हिस्सा है, भेड़ हैं, तो फिर ये बातें आपके लिए 15 लाख वाले जुमले की तरह आएंगी, चली जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप इस देश को, यहाँ के लोकतंत्र को और संविधान को तनिक भी, इत्तू सा भी प्रेम करते हैं, उसके प्रति सम्मान रखते हैं, तो निश्चित ही आज की ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को हिला देने वाली है। पांच यारों में सबसे पहले है भाजपा की सरकारें, दूसरे हैं हिंदुत्ववादी नफरती लोग जो कि इन्हीं के संगठन हैं, तीसरी है पुलिस और अन्य सरकारी विभाग, चौथा याराना है गोदी मीडिया का, और पांचवा तथा सबसे खतरनाक है भारत की न्यायपालिका। यानी जो अंतिम विकल्प है, जो आखिरी उम्मीद है, वो भी ऐसा लगता है कि भारत जलाने के लिए ऊपर वाले चारों से याराना कर चुकी है। इतना सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। यदि ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा है। अमृत काल के हिसाब से ये ज्यादा है, परंतु क्या करें, जो मुसीबत है इस देश की व्यवस्था पर, वो हमारी आपकी कल्पनाओं से भी बड़ी है। राजस्थान ने एक कानून बनाया है जो कि सीधे सीधे भारत के संविधान के खिलाफ। हालांकि इसमें नया कुछ नहीं है, पहले से ही ऐसे कानून बनाने में भारत के कई राज्य शामिल हैं, कई भाजपाई सत्ताएं हैं। और समझने वाली बात यह है कि इन 12 राज्यों में जब ये कानून प्रभावी रूप से बनाया गया तो भाजपा ही सत्ता में थी। आप सभी दर्शकों से एक विशेष अपील कर रहा हूं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज पढ़ने लिखने बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर नजर के सामने इतना गंभीर मामला आ गया कि आपके सामने मौजूद हूं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और गंभीरता को समझिए कि कैसे पूरे मुल्क में गुजरात मॉडल लागू हो रहा है। आपको साल 2002 के गुजरात दंगे याद होंगे। बार बार ये आरोप लगे कि हिंदुत्ववादी संगठन, पुलिस और भाजपा की सरकार सब एक हो गए थे नफरत की पॉलिटिक्स के लिए। हालांकि बाद में धीरे धीरे बाकी के दो जो यार हैं ना, वो भी भरपूर साथ देते हुए नजर आए, मगर अब तो खुलेआम चल रहा है। तब सिर्फ कुछ राज्यों में भाजपाई सरकारें थी तो ये काम धीरे धीरे पीछे पीछे से था। अब जब देश की सत्ता पर 11 साल से कब्जा है तो न्यायपालिका भी खुलकर नफरतबाज गुटों, भाजपा सरकारों, पुलिस या सिस्टम और मीडिया सबको छूट दे रही है कि तुम भारत में आग लगाओ, हम तुम्हारे साथ। और आपको तो मालूम है कि मैं यूं ही कुछ नहीं बोलता, जो बोल रहा हूं उसके सबूत आपके सामने रखूंगा। आप किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के हों, भारत के नागरिक हैं। और राहत इंदौरी साहब को याद कर लीजिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। और मैं बार बार कहता हूं कि कई नहीं, सभी जद में आएंगे, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेबल नहीं है। राजस्थान सरकार ने कौन सा कानून बनाया है, उसमें कितने खतरनाक प्रावधान हैं, उसका असर क्या क्या हो सकता है इतिहास को देखते हुए, और वो किस तरीके से भारतीय संविधान के सीधे सीधे खिलाफ है, इन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आर्टिकल 14 के लिए निदा कैसर, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी के SOS से राजनीति में PhD धारक हैं, सबा गुरमत जो कि नई दिल्ली में स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेखिका हैं, इन दोनों ने एक बड़ा जबरदस्त रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम आज के इस वीडियो में भारत के उन 5 यारों की बात करेंगे जो गा रहे हैं कि चलो 5 यार मिल जाएं और भारत को जलाएं, ताकि कुर्सी और जिंदगी का लुत्फ उठा पाएं और कमजोरों को सता पाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि गोदी मीडिया कभी इस जन्म में इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि वो भी उन 5 यारों में से एक है। यह जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है कि ज्यादा से ज्यादा जनता तक ये बात पहुंचे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्टिकल 14 ने अभी जो रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2025 को पब्लिश किया है, और इससे पहले पिछले कई सालों से जो रिपोर्ट है, इनमें इंडियन एक्सप्रेस से लेकर स्क्रॉल तक की रिपोर्ट शामिल है, समय समय की सारी घटनाएं, इन सब का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, मैं पहले आसान भाषा में वो आपको बता देता हूं। इसके बाद जरा तथ्यों को टटोलेंगे और देश की सुप्रीम कोर्ट, उनकी हरकतों पर नजर दौड़ाइएगा कि मिलाड लोग वहां बैठकर क्या कर रहे हैं और किस तरीके से जलाने में कहीं न कहीं बैकडोर से मदद कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आग लगी है, आप उस पर पानी डालने की बजाय आंख मूंद लेते हैं, तो क्या ये आपका सहयोग नहीं माना जाएगा? क्या आप चाहते हैं कि जल जाए? सुप्रीम कोर्ट यहां पर वही रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है कि एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है और एक पिताजी है। बड़ा भाई कहता है कि पिताजी मैं छोटका को मारूंगा, बल भर मारूंगा, तो छोटका पिताजी के पास जाता है। पिताजी कहते हैं कि देखो मारना ठीक तो नहीं है, तुम मारोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा, चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूं, तुमको जो करना है कर लो।
धर्मांतरण के नाम पर पिछले कुछ सालों में 12 राज्यों ने अलग अलग तरीके के कानून बनाए, मगर सबके बनाए गए कानूनों का टारगेट एक ही नजर आता है, और वो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, चाहे वो मुसलमान हो या फिर ईसाई। और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मुसलमान अपने ही घर में या फिर अपने किसी परिसर में नमाज भी अदा करे तो खतरा हो जाता है। यही हाल ईसाइयों के साथ भी है। उन्हें अपनी जिंदगी का खतरा भी है, अपने घर का खतरा भी है, अपनी संपत्ति का भी खतरा है। कुल मिलाकर भारत के संविधान को ही खतरा है। इन कानूनों के माध्यम से भाजपा की तमाम सरकारों ने हिंदुत्ववादी संगठनों और नफरती चिंटुओं को यह लाइसेंस दे दिया है कि किसी भी अल्पसंख्यक पर आरोप लगा दो धर्मांतरण का, इसके बाद सरकारी अमला, चाहे वो पुलिस हो या फिर अन्य सरकारी विभाग, सब एक्टिव हो जाएंगे। कोई गिरफ्तारी करेगा, कोई बुलडोजर चलाएगा और कुछ तो गोली भी चला सकते हैं। इन सब के बीच गोदी मीडिया अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ समाज में जहर पैदा करेगा, बहुसंख्यक समाज को डराएगा, मुसलमानों ईसाइयों का डर दिखाएगा तथा उनके सामान्य कार्यशैली को भी देश विरोधी और समाज विरोधी कार्य की तरह दिखाएगा। और अब आपको लगेगा कि जब ये चारों इस तरह से असंवैधानिक कार्य कर रहे होंगे तो इन सब पर नजर रखने वाली न्यायपालिका क्या कर रही होगी? तो याद रहे, मैंने यूं ही नहीं कहा कि न्यायपालिका का रोल सबसे खतरनाक होता जा रहा है। 16 जनवरी 2023 को तथाकथित धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। 3 जजों की बेंच ने कई हाई कोर्ट्स के एक ही तरह के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अनुमति दी। और अब आप सोचिए कि लगभग 2 साल 10 महीने हो गए। इतने गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब तक कुछ भी निर्णायक नहीं निकला। 16 जनवरी 2023 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। 2 साल 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा है, जबकि इस बीच न जाने कितनी बार भारतीय संविधान को कुचला गया, लोगों के संवैधानिक अधिकार लूट लिए गए, न जाने कितने घर उजाड़ दिए, जिंदगियां तबाह कर दी गईं और नफरत का लेबल दिन रात बढ़ता जा रहा है। न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर हम तगड़े से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी राजस्थान में जो हुआ है जरा उसको समझिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अभी राजस्थान में जो ये विधेयक आया है उसके अनुसार यदि किसी संपत्ति या किसी भी परिसर में धर्मांतरण का आरोप लगता है, सिद्धि नहीं, आरोप लगता है, तो ऐसी अवैध संपत्ति को ढहा दिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जांच को बरकरार रखने के बाद उस भवन को ध्वस्त किया जा सकता है। और सुनिए, कानून में यह प्रावधान भी है कि यदि किसी संपत्ति का उपयोग अवैध धर्मांतरण के लिए किया गया पाया जाता है तो जांच के बाद उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, भले ही धर्मांतरण वाला काम भवन के मालिक की सहमति से, यानी संपत्ति की मालिक की सहमति से किया गया हो या फिर उसको पता ना हो। यानी सोचिए, इन सब में न्यायपालिका का कोई रोल ही नहीं बचा, सब कुछ सरकारी कर्मचारियों के हवाले छोड़ दिया गया है। पुलिस या सिस्टम यानी पुलिस स्टेट की तरह उन्हें ही जज बना दिया गया है। आजीवन कारावास से लेकर संपत्ति को जब्त करना, उसे ध्वस्त करना और संस्थागत पंजीकरण रद्द करना, यानी अगर कोई संस्था है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट वगैरह सब ब्लॉक कर दिया जाएगा, सील हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो बुलडोजर शासन को अब कानूनी जामा पहना दिया गया है राजस्थान की भाजपाई सत्ता द्वारा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे चीफ जस्टिस बुलडोजर पर ब्रेक लगाने के अपने फैसले को लेकर विदेशी जमीन पर खूब बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, और इधर भाजपा की राजस्थान सरकार उसी बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में ठेंगा दिखाते हुए कानूनी जामा पहना रही है। वैसे आपको याद दिला दें, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस गवई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के दर्जन भर जज राजस्थान घूमने गए थे, केंद्रीय कानून मंत्री के साथ ऊंट गाड़ी की सवारी कर रहे थे। बहरहाल देश भर में किस तरीके से धार्मिक अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को निशाना बनाया जाता है बुलडोजर के माध्यम से, हम सब ये लगातार देखते आए हैं। साल 2022 के अप्रैल महीने में ही आर्टिकल 14 ने यह रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया कि दंगों के बाद अवैध रूप से मुसलमानों की संपत्तियों को नष्ट करके उन्हें सामूहिक सजा दी गई। नई दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह भाजपाई शासन तनावपूर्ण माहौल की आड़ में बुलडोजर चला रहा है। एक और बहुत खतरनाक स्टोरी काम कर रही है, और वो ये है कि हिंदू त्योहारों के नाम पर नफरती चिंटुओं को फंड करके यात्राएं निकलवाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर बेरोजगार हैं, एक पैसा कमाने की औकात नहीं है, कोई ऊपर से फंड करता है नफरत फैलाने की। धर्म के नाम पर इनसे यात्राएं निकलवाई जाती हैं। वो पुलिस से जिद करते हैं कि हमको मुस्लिम मोहल्ले से ही यात्रा निकालनी है और कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। यदि अनुमति न मिले तो कहते हैं कि क्या हम अपने ही देश में बहुसंख्यक होकर यात्रा नहीं निकाल सकते। कभी कभी जबरदस्ती भी निकाल लेते हैं, और अनुमति मिल जाए तो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर उद्दंडता करते हैं, मस्जिद के सामने गाली देना, उल्टे सीधे गाने बजाना, असामाजिक इशारे करना। दरअसल ये वो तरीका है जिससे अल्पसंख्यकों को चिढ़ाया जा सके, उनकी तरफ से कुछ हल्का सा रिएक्शन आ जाए तो मजा आ जाए, और ना भी आए तो जो आदमी झगड़ा करने पर ही उतारू है उसे आप कब तक रोक सकते हैं। आप अपने बारे में कल्पना करिए, यदि आपके घर के सामने खड़े होकर कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करें, गालियां दें, चिढ़ाएं, धमकाएं, तो आप किस हद तक कहां तक शांति कायम रख सकते हैं। यही काम नफरती चिंटुओं को दिया गया है, उनका यही टारगेट है। उन्हें अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में भेजकर पहले दंगे का माहौल बनाया जाता है, फिर उन्हीं चिंटुओं से दंगा करवाओ। पुलिस पर आरोप लगते हैं कि पुलिस ने नफरती चिंटुओं का साथ दिया, और फिर वही पुलिस
पुलिस अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाएगी, बुलडोजर चलेगा। कुछ मामलों में न्यायपालिका में दिखावे की राहत मिल जाती है हल्की फुल्की, बाकी कहानी जैसे तैसे चलती रहती है। साल 2022 की अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, इन 4 राज्यों में ही मुख्य रूप से खाली मुसलमानों को निशाना बनाया गया। तमाम अदालती फैसलों को ठेंगा दिखाकर अपने राजनीतिक हितों को पूरा किया गया। आप चाहें तो ये सारी रिपोर्ट आर्टिकल 14 पर जाकर वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ मिला जुला सार बता रहा हूं, सुनते जाइए। अभी हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 9% के आसपास मुस्लिम आबादी है तथा 0.14% ईसाई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान का ये विधेयक जब विधानसभा में पहुंचा तो ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न और हमले बढ़ गए। हाल ही में सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने बताया कि ईसाई प्रार्थना सभाओं के खिलाफ छिटपुट छापेमारियां हुई, पुलिस ने चेतावनी दी और ये सब कुछ एक संगठित उत्पीड़न में बदल गया। यानी ईसाई एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना भी करें तो में दखल, कानून बनाने का बहाना कुछ और कानून का दुरुपयोग किसी और को निशाना बनाने के लिए। यह रिपोर्ट बताती है कि यह सारी घटना कोई संयोग नहीं थी। अलवर, डूंगरपुर और जयपुर समेत कई जिलों में ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोग पुलिस और बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते थे, यानी पूरी मिली भगत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे राजस्थान में पुलिस ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा करने वाले, उनके साथ मारपीट करने वालों का साथ दिया। यानी जो पीड़ित हैं उसको सुरक्षा देने की बजाय नफरती चिंटुओं को पुलिस का संरक्षण मिलता है और पुलिस तथा चिंटू साथ मिलकर काम करते हैं। यानी पूरी स्टेट मशीनरी नफरती चिंटुओं के साथ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नजर आती है। मगर समझने वाली बात यह है कि संविधान का, भारत का संविधान हर एक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 में यही तो कहा गया है कि हम अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार रखते हैं। मगर अमृतकाल में यह अधिकार ईसाइयों और मुसलमानों से लगातार छीनने का प्रयास हो रहा है। और ये मेरी जबान की बात नहीं है, ये तथ्य है, इसके प्रमाण मौजूद है। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार देता है, उन सब के खिलाफ भाजपाई सरकारें कानून बना रही हैं। विवाह जैसी निजी चीजों को भी सरकारी निगरानी और नफरती चिंटुओं की निगरानी में रख दिया गया है। राजस्थान ने अभी जो कानून बनाया है, यानी वहां की भाजपा सरकार ने जो कानून बनाया है, यह हमारे संविधान के कई अनुच्छेदों यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 जो कि हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों में समान संरक्षण देता है, उसके खिलाफ है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य यानी देश यानी सरकारें किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन आप देखिए तो धर्मांतरण कानूनों के मामले में सीधे सीधे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मैंने अभी आपको यह रिपोर्ट दिखाया था साल 2020 की, जिसमें दंगों के बाद सीधे सीधे मुसलमानों को सामूहिक रूप से निशाना बनाया गया। धर्मांतरण कानूनों में सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें तीसरे पक्ष को शिकायत करने की परमिशन है। साल 2023 की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग हिंदुत्व वाले ग्रुप कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बिना किसी कानूनी आधार के मामले दर्ज कर रही है, एफआईआर कर रही है। यानी आम आदमी अगर अपनी समस्याओं को लेकर, किसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराने चला जाए तो या तो पावर होनी चाहिए या फिर पैसा, अन्यथा नाग रगड़ते रह जाएंगे, मुकदमा दर्ज नहीं होगा शायद। लेकिन हिंदुत्ववादी चिंटू किसी और के फड्डे में टांग घुसाएंगे और इनका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इन कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं, पुलिस बड़ी आसानी से कर भी लेती है। ये रिपोर्ट बता रही है कि यूपी में ईसाई धर्म में जबरन परिवर्तन का आरोप लगाने वाली सभी एफआईआर में से आधे से अधिक में कोई कानूनी आधार ही नहीं है। पुलिस को मुकदमा दर्ज ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया। ध्यान रखिए, 101 एफआईआर का एनालिसिस करने के बाद आर्टिकल 14 ने ये रिपोर्ट बनाया है और 101 में से 63 मामले यानी 62% मामले जो दर्ज हुए थे वो किसी तीसरे पक्ष की शिकायत पर किए गए थे। इसमें बजरंग दल के लोग हैं शिकायत करने वाले में, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग भी हैं। यानी आरोपी और पीड़ित के अलावा तीसरे लोग शिकायत कर रहे हैं और उन शिकायतों पर भाजपाई पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर लेती है। जबकि यूपी वाले कानून में साल 2021 में यह कहा गया था कि पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो उससे रक्त का संबंध रखता हो या विवाह से संबंधित हो या दत्तक ग्रहण हो, उसी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया जा सकता है। मगर उत्तर प्रदेश में यूं ही थोड़ी ना राम राज्य है, वहां बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग ही सबके रक्त संबंधी रिश्तेदार बन गए और पुलिस ने मान भी लिया है। आधारहीन एफआईआर धड़ल्ले से हो रहे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि मुसलमानों के सामान्य क्रियाकलाप, ध्यान रखिएगा, यहाँ पूरा अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, मैं मुसलमान या ईसाई
सच्चाई बोलूं तो आप दोनों को एक साथ जोड़कर चलिए। इनके सामान्य सी प्रार्थना सभा को भी अपराध में शामिल कर लिया गया है, अपराध बना दिया गया है। ये रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश के सीहोर में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तारी की खबर आई। जब्बार खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप लगाया कि वो जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा रहे थे। बजरंग दल के सदस्य अचानक इनके घर में घुस गए जब ये लोग कोई प्रार्थना वगैरह कर रहे थे। इस सभा में लगभग 15 महिलाएं थीं और यहीं पर एक वीरेंद्र अहिरवार नाम के पुलिस कांस्टेबल भी थे उसी भीड़ में, जिन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था। अरे जबरिया तो कोई किसी को कुछ खिला भी नहीं सकता, तो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कैसे कर सकता है। पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि वो जन्म से हिंदू हैं, अब भी हिंदू ही हैं। पिछले 8 सालों से वो ईसा मसीह की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। न तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया है और न ही अपनाने वाले हैं। ये एक निजी आस्था है। सोचिए कि पुलिस वाले ने ये बयान दिया, मगर उनके बयान को भी नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि बजरंग दल के लोगों ने शिकायत किया था। कहा गया कि जबरिया घर में घुस गए। यानी जब हिंदुत्ववादी संगठन के लोग शिकायत करते हैं तो पुलिस की भी नहीं सुनती। अब जरा सोचिए कि जो कानून बन रहे हैं उसमें किसी व्यक्ति पर न तो अदालत में मुकदमा चला, न किसी अदालत ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन केवल धर्म परिवर्तन के आरोप पर पुलिस शिकायत दर्ज करती है तो उसका घर तोड़ा जा सकता है, उसकी संपत्ति छीनी जा सकती है, उसका कोई संस्थान है तो उसको बंद किया जा सकता है, बैंक अकाउंट वगैरह सब सीज किया जा सकता है। समझने वाली बात यह है कि सीहोर जिले वाली जो घटना थी इसमें जब्बार खान नाम के व्यक्ति का घर ध्वस्त कर दिया गया, वो भी उसी दिन जिस दिन उन्हें आरोपी बनाया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने नोटिस जारी करके भवन निर्माण की परमिशन का प्रमाण पत्र मांगा। परिवार वालों ने कहा कि थोड़ा सा समय दे दीजिए, लेकिन प्रशासन के पास समय कहाँ है। प्रशासन रुका नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी अधिकारियों ने दूसरी मंजिल पर बुलडोजर चला दिया, जबकि जब्बार खान जेल में ही थे, जो कि प्रक्रिया का भी उल्लंघन था। नगर पालिका के लोगों ने इस तोड़फोड़ को सही ठहराया, कह दिया कि वो धर्मांतरण हो रहा था वहां पे, जबकि पुलिस अधिकारी सहित तमाम उपस्थित लोगों ने कहा कि यहाँ कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा था। इसी तरह राजस्थान में फरवरी 2025 में 10 मुस्लिम पुरुषों पर जबरिया धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा और एक मोहल्ले को पूरे मोहल्ले को ध्वस्त करने का नोटिस जारी हो गया, जबकि मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ, बस आरोप लगा और बुलडोजर का नोटिस आ गया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि परिवार के किसी एक व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है और पूरे परिवार को सजा दे दी जाती है। एक पूरे समुदाय को डराने का खेल चल रहा है और यह सब कुछ तब हो रहा है जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने का फैसला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में इन्होंने बताया था कि कैसे भारत में 128 ध्वस्तीकरण कानूनों को ताक पर रखकर किए गए। इसके बाद 2025 में सीहोर वाली घटना होती है, इसके बाद भी होती है। कई राज्य सरकारों ने कानूनों में संशोधन करके इन तोड़फोड़ को यानी बुलडोजर एक्शन को और जब्ती के अलावा उत्पीड़न को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। यहां तक लिख दिया गया है कि धर्मांतरण यदि कोई व्यक्ति करना चाहता है तो कम से कम 90 दिन पहले यानी 3 महीना पहले जिलाधिकारियों को फॉर्म भर के बताना होगा, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करना होगा और उस व्यक्ति से पूछताछ भी हो सकती है। सवाल यह है कि धर्म का मामला एकदम निजी होता है, ऐसे में यह सार्वजनिक घोषणा क्या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या यह सीधे सीधे धर्मांतरण के इच्छुक व्यक्ति को हिंदुत्ववादी संगठनों का टारगेट बनाने का उपाय नहीं है? ये कानून सीधे तौर पर प्रशासनिक प्रक्रिया को हथियार बना रहा है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने की परमिशन देना अपराधों को गैर जमानती बनाता है और उत्पीड़न तथा सामूहिक दंड का रास्ता तैयार करता है। ये समान नागरिकता को कमजोर करने की चीजें हैं। धार्मिक मामलों में छूट देने की बजाय एक के अधिकारों को लूटकर दूसरे को विशेषाधिकार देने का मामला है। समझने वाली बात यह भी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में यही भाजपा मॉडल चल रहा है। वर्तमान में भी लगभग 9 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं तथा झारखंड और कर्नाटक में अभी भले ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये कानून जब मजबूती से आए या लागू हुए तब यहां भाजपा की सत्ता थी। मगर समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी कांग्रेसियों ने ऐसे कानूनों को रद्द नहीं किया। वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं या फिर डरे हुए हैं हिंदुत्ववादी संगठनों से। अब आप जरा न्यायपालिका की तरफ देखिए कि देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। जनवरी 2023 का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके पहले तमाम हाई कोर्ट्स में था। तब से लेकर अब तक 3 चीफ जस्टिस आए और चले गए। पहले चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, फिर आए जस्टिस खन्ना, इसके बाद जस्टिस BR गवई। मगर तीनों के दौर में किसी ने भी इतनी बड़ी समस्या पर गौर नहीं किया और 2.5 साल के बाद राज्यों से जवाब मांगा जाता है। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये राज्य अगले 5 साल तक जवाब देते रह जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट लेता रह जाएगा। सवाल ये है कि वो चीफ जस्टिस गवई भाजपा की सरकारों से जवाब कैसे मांग सकते हैं, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जवाब कैसे मांग सकता है जिसका मुखिया किसी कार्यक्रम
में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे मजबूत मुख्यमंत्री कहता हो, नेता कहता हो, खुले मन से तारीफ करता हो, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को लेकर कानून मंत्री मेघवाल के साथ उसी राजस्थान में ऊंटगाड़ी की सवारी करते हो जहां पर इतना खतरनाक कानून अभी अभी बनाया गया है ताजा ताजा, जो चीफ जस्टिस सरेआम भाजपा नेताओं के साथ, कभी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ तो कभी नॉर्थ ईस्ट वाले नेता के साथ घूमते फिरते नजर आए, वो लोग उन्हीं भाजपाई सरकारों के कानूनों के खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं? जिस सुप्रीम कोर्ट में बैठे होने वाले भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के मुख्यमंत्री के बुलावे पर जजों का झुंड बटोर के हलवा पूड़ी खाने चले जाते हों, वो लोग भाजपाई सरकारों के कानूनों के खिलाफ सुनवाई और फैसला कैसे कर सकते हैं? यानी लगातार भाजपाई सरकारें संविधान के खिलाफ कानून बना रही हैं, अपराध को कानूनी जामा पहना रही हैं और सुप्रीम कोर्ट चुप है। सुप्रीम कोर्ट के मिलार्डों के पास राजस्थान घूमने, महाराष्ट्र में जाकर बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण करने, हलवा पूड़ी खाने का टाइम है, लेकिन उन्हीं बाबा साहेब के संविधान को सरेआम कुचला जा रहा है, उसे बचाने का टाइम नहीं है। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, जो बनाया, जो तर्क दिए, उसको बर्बाद करने में और उसकी बर्बादी को ढकने के लिए मूर्ति का अनावरण, मूर्ति के साथ फोटो खिंचाना और बार बार अंबेडकर का नाम लेके अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास, यानी ये काम जरूरी बन जाता है। सवाल यह है कि जो चीफ जस्टिस गवैया आए दिन भाषणों में अपने बुलडोजर वाले फैसले और बाबा साहेब का गुणगान करते हैं, क्या उन्हें भाजपाई सरकारों के ये कानून जो कि सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के खिलाफ नजर आते हैं, चीफ जस्टिस को नहीं दिखता? अब आप बताइए कि मैंने जो शुरुआत में कहा कि चलो 5 यार मिल जाएं और देश को जलाएं, इस बात में कोई संदेह है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।